नमस्कार। डिजास्टर ट्रैकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइक्लोन दाना के बारे में। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट को हिट किया है और इसको लेकर मौसम विभाग की क्या असेसमेंट है, क्या नए तथ्य सामने आए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका एक लार्जर असेसमेंट क्या है इस साइक्लोन जो था, इसमें क्या कुछ नया देखने को मिला इस बार? और जीरो कैजुअल्टी हुई है, उड़ीसा सरकार ने कहा है जीरो कैजुअल्टी हुई है उड़ीसा में, इसकी वजह क्या है? क्यों आप जान माल बचाने में कामयाब रहे? साइक्लोन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 4-5 अहम पदक्षेप लिया जाता है और सबसे पहला पदक्षेप होता है अर्ली वार्निंग। आप अर्ली वार्निंग के ज़रिए लोगों को सचेत करके जो जानमाल का नुकसान हो रहा है साइक्लोन की वजह से, इसको कम करा सकते हैं। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप तुलना करेंगे जो दूसरा कंपोनेंट से, जैसे कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन और मिटिगेशंस, इसकी तुलना में अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए सभी प्रक्रिया होता है और भारतवर्ष में भी साइक्लोन वार्निंग सिस्टम आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। जैसे पास्ट 25 ईयर्स देखें कि पास्ट 10 ईयर्स देखें, 1910 का सुपर साइक्लोन के साथ तुलना करें, देखें कि जब लोग 10,000 15,000 ऐसे मृत्युवरण कर रहे थे, आजकल ओनली 10 और 20, और कभी कभी तो जीरो लॉस ऑफ लाइफ, जैसे साइक्लोन बिपरजॉय में हम देखे थे और अभी ये साइक्लोन दाना में देखे हैं। ये पॉसिबल हुआ इसलिए क्योंकि अर्ली वार्निंग सटीक टाइम पर और सटीकता के साथ लोगों के पास पहुंचा गया। तो इसमें अर्ली वार्निंग जनरेटिंग एजेंसी जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पहला पदक्षेप रहा। इसके साथ प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा, कम्युनिकेशन मीडिया। तीसरा है कि अर्ली एक्शन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी ओवर द ईयर्स एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम रिलीफ सेंट्रिक नहीं होते हुए आजकल रेस्पॉन्स सेंट्रिक हैं और जैसे 5 दिन पहले सूचना मिलता है, इमीडिएटली हम रेस्पॉन्स सेक्शन शुरू करते हैं। लोगों का सचेतनता बढ़ते हुए लोग भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और एक सिस्टम इन प्लेस है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और तीनों अंग में एक तालमेल भी है, समन्वय है। और इसके साथ साथ जो लीगल प्रोविज़न है, जैसे डीएम एक्ट है, डीएम प्लान है, डीएम पॉलिसी है, सो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, गाइडलाइंस है, ये सभी का जो समन्वय हुआ और सभी का जैसे एट ए टाइम इवोल्यूशन हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ हमारे देश में साइक्लोन मैनेजमेंट का इम्प्रूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है। जैसे पूरा दुनिया भर में भारत एक दृष्टांत जैसे साइक्लोन में सफल रहे हैं। जी, साइक्लोन मैनेजमेंट की आपने जिक्र किया, आपका क्या फोकस था इस साइक्लोन की स्पीड को लेकर, इंटेंसिटी को लेकर, स्केल को लेकर, और ज़मीन पर जो अभी डाटा आपके पास आया है वो क्या, कितना करीब है उससे और क्या थी उसकी तीव्रता आखिरकार? मैं याद करूं तो 17 तारीख को हम पहला पूर्वानुमान जारी किए थे कि एक साइक्लोजेनेसिस हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, और इसके बाद 20 तारीख से हम रेगुलर बुलेटिन इशू करना शुरू किया। 21 तारीख से हम रेखांकित चित्र के माध्यम में ये साइक्लोन की गतिपथ कैसे रहेगा, तीव्रता कैसे रहेगा, इसका पूर्वानुमान शुरू किया। और जो पहला पूर्वानुमान हम बताए थे, इसमें हम बोले थे कि ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट को पुरी और सागरदीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट के आसपास तट को पार करेगा और तब इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यही विंड स्पीड साथ और वही एरिया में जहां हम पहले पूर्वानुमान किए थे वहाँ ही लैंडफॉल हुआ। और लैंडफॉल के साथ साथ जो लैंडफॉल प्रोसेस है, इसको हम बोले थे कि
मिडनाइट 24th मिडनाइट से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और 25th मॉर्निंग तक चलेगा। ऐसे ही हुआ 24th मिडनाइट से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ, यानी साइक्लोन का जो फॉरवर्ड सेक्टर का वाल क्लाउड है वो अंदर जाना शुरू हुआ और 1:30 बजे से 3:30 बजे के अंदर ये साइक्लोन भितरकनिका और धामरा के पास तट को पार किया। इसके साथ साथ जो हम बारिश का पूर्वानुमान किए थे कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा, लोकलाइज्ड इनंडेशन हो सकता है, वो सही भी देखने को मिला कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ 24 परगना, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता। तीसरा बात हमें बताए थे कि जो स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव जो आता है वो 1 से 2 मीटर हाइट का टाइडल वेव हम प्रेडिक्ट कर रहे थे और जो हमारा पास जो टाइड गेजेस है उससे पता चला कि ये 1 से 2 मीटर तक टाइडल वेव जो एरिया हम प्रेडिक्ट किए थे जैसे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे ही हुआ है। सिर्फ इतना नहीं, हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जारी कर रहे हैं। माने हम ये बताते हैं कि ये जो हैवी रेनफॉल विंड और स्टॉर्म सर्ज होगा इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे पेड़ गिरना, ब्रांचेस गिरना, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग होना कि अपरूटिंग होना और लार्ज स्केल डैमेज होना स्टैंडिंग क्रॉप्स को, जैसे पेडी है अभी, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, और लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है जैसे थेचेड हाउसेस, टीन हाउस, एस्बेस्टस हाउसेस। अभी तक जो रिपोर्ट देखने को मिल रहा है कि ये सब रियलाइज्ड हुआ है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि सरकार की तरफ से जो पदक्षेप लिया गया अर्ली वार्निंग के ऊपर, कोई जनहानि का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। और सिर्फ इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जो हम बातों में बोल रहे हैं ऐसा नहीं, एक डायनामिक सिस्टम में सभी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर एक जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म में ट्रॉपिकल साइक्लोन फोरकास्ट साथ इसको मिलाते हुए हम इंफॉर्मेशन विलेज, ब्लॉक और तहसील लेवल पर जारी किए हैं। तो इससे पता चल जाए कि वेरी स्पेसिफिक ग्रैनुलर मैनर पे छोटे छोटे एरिया में कहाँ कितना तक इनंडेशन हो सकता है, कहाँ कितना तक बाढ़ का स्थिति पैदा हो सकता है और कहाँ कितना विंड स्पीड भी हो सकता है, और इसकी वजह से कितना एरिया इफेक्टेड होगा, कितना से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स इफेक्टेड होगा, कि कितना पेड़ी इफेक्टेड होगा, इसके भी क्वान्टिफाइड किया जाता है। इसको हम फाइनेंशियल टर्म में भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने 2012 से साइक्लोन्स के बारे में फोरकास्ट करते रहे हैं, आपने बहुत समय तक शोध भी किया है, रिसर्च किया है इसके ऊपर। क्या इस तरह के जो साइक्लोन्स हैं उनकी तीव्रता, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्केल, इसमें क्या कोई बढ़ोतरी हो रही है, कोई बदलाव हो रहा है? आपने सही बताया। मैं 2007 से रेगुलरली, पहले मैं साइक्लोन डिवीज़न का हेड था, इसके बाद फिर रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटर सेंटर का भी हेड रहा, फिर एडिशनल डीजी सर्विसेज और अभी एसडीजी आईएमडी। 2007 से हम मॉनिटरिंग और प्रेडिक्ट कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में। और हम इसका ट्रेंड देखें, ट्रेंड में पता चलता है कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इसका कोई ऐसे खास परिवर्तन हुआ नहीं। रेदर बे ऑफ बंगाल में नंबर ऑफ साइक्लोन्स रिड्यूस हो रहा है, अरेबियन सी में वेरी इंटेंस साइक्लोन्स यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स जिसका विंड स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है, उनका संख्या 1990 के बाद बढ़ोतरी होने का प्रमाण मिल रहा है। और ये भी तथ्य सामने को आया है कि ये जो बढ़ोतरी हो रहा है एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अरेबियन सी में, इसका कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ हमारा जो एनालिसिस और रिसर्च हुआ है, इससे पता चलता है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है और इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन दोनों एरिया में बढ़ रहा है। माने खूब कम टाइम पर एक साइक्लोन सीवियर साइक्लोन में परिणत हो सकता है या वेरी सीवियर साइक्लोन में परिणत हो सकता है, जब रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन बढ़ रहा है। तीसरा बात जो नज़र में आया है वो है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन रिलेटिवली स्लो मूवमेंट हो रहा है। जब साइक्लोन स्लो मूवमेंट करता है, वो कोई कोस्ट को पार करता है, पहले तट पार करने के लिए 3 घंटा लग रहा होगा, तो अभी 4 घंटा लगेगा, तो 5 घंटा लगेगा। जब भी कोई आपका इंटेंसिटी में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, मगर सेम इंटेंसिटी साइक्लोन जो पहले आ रहा था अभी वही इंटेंसिटी साइक्लोन आएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक तट के पास रहेगा। सो इसलिए जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी
ज़्यादा हो रहा है। लॉस ऑफ लाइफ तो कम हुआ है, मगर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी हम अर्ली वार्निंग को इस्तेमाल करते हुए कम कर सकते हैं। कम भी हो रहा है आजकल। एवरी ह्यूमन बीइंग जो साइक्लोन एरिया में प्रभावित होते हैं, वो लोग अपना जो धन होता है उसको सुरक्षा देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, इसको भी हम बचाव के लिए, रेसिलेंस इंश्योर करने के लिए अर्ली वार्निंग के साथ साथ अदर स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि आने वाले दिन में ना सिर्फ मानव जीवन मगर हमारा जो प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है इसको भी कम कर सकते हैं। यानी क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सभी ओशन बेसिन में है, हमारा भी ओशन बेसिन में है, मगर तरीका अलग अलग है। अरेबियन सी में इंटेंसिटी और इंटेंसिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव है। बे ऑफ बंगाल में इसका जो गति, रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन और रेट ऑफ मूवमेंट, इसमें भी प्रभाव है। एक आखिरी सवाल, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ग्राम पंचायत लेवल पे मौसम का फोरकास्ट देने के लिए। 5 दिन आईएमडी जो है अपनी सुविधाएं मुहैया कराएगी ऐप्स के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर। इसके पीछे सोच क्या है और आपने कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? क्या ये सिस्टम लागू हो गया है? कल ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायत राज और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर और पंचायत स्तर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग पंचायत लेवल वेदर फोरकास्ट प्रदान करेंगे और पंचायत राज सिस्टम के जरिए हम इसको लोगों के पास पहुंचाएंगे। इसलिए मिनिस्टर पंचायत राज, मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एक कोलाबरेटिव मैनर पे ये सिस्टम लॉन्च किए हैं। ये सिस्टम का मूलतः यही लक्ष्य है कि हर मौसम हर घर मौसम, ईच हाउस होल्ड के पास हमारा मौसम का जानकारी पहुंचना चाहिए। और जब भी कोई ह्यूमन बीइंग का, कोई हाउस होल्ड का मौसम का जानकारी ज़रूरत होता है एनी टाइम, तब हमारा जानकारी अवेलेबल होना चाहिए। इसको इसलिए हम नाम दिए हैं हर मौसम हर घर मौसम, यानी एनी टाइम मौसम और वेदर, और एनी वेयर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ भी मौसम मिलेगा। पहाड़ी इलाका हो कि समुद्र का इलाका हो कि कोस्टल इलाका हो, सभी जगह हर स्थान पर आप मौसम का जानकारी को उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम एक मौसम ग्राम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं, जिसमें हमारे पास उपलब्ध सभी न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को लेकर एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल टेक्निक इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ये अनोखा है, ये इसमें हम डेवलप किए हैं, जिसमें आपका पंचायत को नाम लिखकर पंचायत का पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। पंचायत का नाम याद नहीं तो आपका जगह का नाम लिख सकते हैं, आपका पूर्वानुमान मिल सकता है। ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम लिख सकते हैं, आपका पूर्वानुमान मिल सकता है। आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपको याद है तो पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के माध्यम से भी आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो भी आपको उपलब्ध होगा। और इसके साथ कुछ भी पता नहीं है तो आप हमारे मौसम मोबाइल ऐप को जाइए, जहां आप जानना चाहते हैं वहाँ क्लिक करिए, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑटोमेटिकली आप जहाँ है वहाँ इन्फॉर्मेशन भी आपको उपलब्ध हो सकता है। सो इसमें हम स्पेशल, आप जानते हैं कि हम जो ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर कृषक भाइयों बहनों होते हैं, सो उनका रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम क्लाउड कवर, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और अदर वेदर इवेंट्स का ये जानकारी हम देंगे। ये जानकारी अगले 36 घंटा तक हर घंटे में कैसे होगा इसका दिया जाएगा, और हर 36 घंटे से अगले 5 दिन तक हर 3 घंटे का इन्फॉर्मेशन रहेगा, और अगले 5 दिन से 10 दिन तक इन्फॉर्मेशन हर 6 घंटे के लिए रहेगा। यानी आप कोई भी जगह पर भारतवर्ष में अगले 10 दिन में कैसे वेदर होने वाला है इसका जानकारी आपको होगा। इसको आप इस्तेमाल करके आपका जो ईज ऑफ लिविंग है इसको आप बढ़ा सकते हैं, और आपका जो लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी हो रहा है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर पंचायत राज और भारत मौसम विज्ञान विभाग मिलकर उनका जो ई ग्राम स्वराज है मोबाइल सिस्टम है, हमारा मौसम मोबाइल ऐप है, और इस विभिन्न तरीके का जो माध्यम सृष्टि किया गया
इसमें ये सभी विवरणी प्रदान किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत मौसम विभाग से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।